स्टूडेंट, कंपनी अकाउंट्स में आज एक न्यू टॉपिक चैप्टर्स के रूप में फॉरफीचर ऑफ शेयर यानी इशू ऑफ शेयर्स का टॉपिक जो चैप्टर्स के रूप में था, एंड होने के बाद हम एक न्यू टॉपिक चैप्टर्स के रूप में है फॉरफीचर ऑफ शेयर स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले हम फॉरफीचर ऑफ शेयर के लिए इसका मीनिंग जानेंगे। व्हाट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर? ओके, तो मीनिंग ऑफ फॉरफीचर शेयर, इफ एनी शेयर होल्डर, कॉल्स एंड एरियर्स का मीनिंग आपको मालूम होगा। चलिए हम एक बार फिर बता देते हैं कॉल्स एंड एरियर्स के लिए। इफ एनी शेयर होल्डर फेल टू पे द amount due on allotment or calls as known calls and arrears। ये मीनिंग था कॉल्स एंड एरियर्स के। हमने आपको बताया जब कोई भी शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट या कॉल्स मनी को अनपेड करता है तो हम उसे कॉल्स एंड एरियर्स के नाम से जानते हैं। अनपेड होने के बाद कंपनी का क्या वर्क है? आफ्टर अनपेड अमाउंट बाय शेयर होल्डर्स, कंपनी गिव एन नोटिस टू शेयर होल्डर फॉर 14 डेज। उसके बाद क्या कंपनी करती है? जब कंपनी को किसी भी इंस्टॉलमेंट यानी अलॉटमेंट या कॉल्स का अमाउंट, ड्यू अमाउंट शेयर होल्डर से रिसीव नहीं होता यानी अनपेड है, तब कंपनी गिव एन नोटिस टू शेयर होल्डर फॉर 14 डेज। कंपनी एक नोटिस देती है उसको 14 डेज के लिए। ये रीजन जानने के लिए कि हमें उस इंस्टॉलमेंट या कॉल्स का अमाउंट क्यों रिसीव नहीं हुआ, उसका रीजन जानने के लिए उसे एक नोटिस देती है 14 डेज के लिए। एंड नॉट रिसीव्ड reliable answer from him, a shareholder, after notice for 14 days। यानी नोटिस देने के बाद उस शेयर होल्डर से कंपनी को कोई भी रिलायबल आंसर आफ्टर 14 डेज रिसीव नहीं होता तो डायरेक्टर में कैंसिल हिज शेयर्स। डायरेक्टर्स को, कंपनी के डायरेक्टर्स को ये राइट्स होता है कि उसके शेयर्स को वो कैंसिल कर सकता है। दिस इज कॉल्ड फॉरफीचर्स ऑफ शेयर। इसको हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के नाम से जानते हैं। एक बार मैं आपको फिर बता दें, जब कोई शेयर होल्डर किसी इंस्टॉलमेंट या कॉल्स मनी का पैसा अमाउंट यानी ड्यू अमाउंट कंपनी को पे नहीं करता, यानी एनी शेयर होल्डर्स डिड नॉट पे ड्यू अमाउंट ऑन अलॉटमेंट या कॉल्स कॉल्ड या एज नोन कॉल्स एंड एरियर्स। यहां तक जो इसकी मीनिंग था ये कॉल्स एंड एरियर्स का है। इसके बाद कंपनी क्या करती है? गिव एन नोटिस फॉर 14 डेज टू शेयर होल्डर। उस शेयर होल्डर्स को कंपनी एक नोटिस देती है 14 डेज के लिए। अनपेड अमाउंट का रीजन क्लियर करने के लिए एक नोटिस देती है। आफ्टर नोटिस नॉट रिसीव्ड रिलायबल आंसर फ्रॉम हिम, उसे नोटिस के बाद कंपनी को कोई भी रिलायबल आंसर नहीं मिलता तो डायरेक्टर ऑफ कंपनी may cancel his share. This is called
फॉरफीचर ऑफ शेयर। ओके, तो इसके बाद फिर क्या होता है? फॉरफीचर से रिलेटेड जनरल में 3 एंट्रीज होती है। फर्स्ट, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के लिए। आफ्टर फॉरफीचर शेयर्स, कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स को कैन रीशूट। फर्स्ट, कंपनी अनपेड अमाउंट होने के बाद उस शेयर होल्डर्स के शेयर्स को फॉरफिट करती है, उसको फिर से रीशूट कर सकती है, और रीशूट के बाद उस अमाउंट को जो कंपनी को ऑलरेडी उस होल्डर से रिसीव हो चुका है, अमाउंट ऑफ फॉरफीचर्स के नाम से जानते हैं, उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कुल मिलाकर हम शॉर्ट में कह सकते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर मीन्स कैंसिलेशन ऑफ द शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर डेफिनेट आंसर या सिंगल वर्ड में हम वन वर्ड आंसर में बोल सकते हैं, या डेफिनेट आंसर में बोल सकते हैं कैंसिलेशन ऑफ द शेयर। तो जब शेयर कैंसिल कर देती है कंपनी या कंपनी के डायरेक्टर्स किसी भी शेयर होल्डर्स के, तब क्या होता है? उसने जो भी अमाउंट कंपनी को डिपॉजिट कर दिया है, यानी जो इंस्टॉलमेंट या कॉल अनपेड से पहले उसने कुछ ना कुछ या किसी भी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कंपनी को जो ऑलरेडी पे कर रखा है, यानी और कुछ भी पे नहीं किया होगा, तो शेयर होल्डर बनने के लिए उसने एप्लीकेशन मनी तो पे की होगी। उस अमाउंट को जो शेयर होल्डर्स की डिपॉजिट मनी कंपनी फॉरफिट कर लेती है, यानी उस अमाउंट को जब्त कर देती है, और वो अमाउंट कंपनी का बन जाता है, वो प्रॉफिटेबल अमाउंट होता है जिसे हम फॉरफिटेड अमाउंट के नाम से जानते हैं। और ये फॉरफिटेड अकाउंट्स में क्रेडिट किया जाता है, यानी फॉरफीचर्स के लिए फॉरफिटेड अमाउंट के लिए एक अकाउंट फॉरफिटेड अकाउंट के नाम से क्रेडिट किया जाता है। अब फॉरफीचर्स के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के लिए या इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं शेयर को फॉरफीचर्स करने से पहले। हमें ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि ओरिजिनल इशू शेयर्स का हम जान लें कि शेयर्स ऑलरेडी या ओरिजिनल इशू एट पार हुआ है या एट प्रीमियम हुआ है। तो इस टॉपिक में 2 कंडीशंस बन जाती हैं। फर्स्ट, and reissue फर्स्ट कंडीशन है,
यानी इसकी दो कंडीशन है। शेयर को फॉरफिट करने से पहले हमें दो कंडीशन में जाना होता है। शेयर फॉरफिचर इफ ऑलरेडी इशूड एट पार। एक तो यह है, शेयर को फॉरफिट करने से पहले हमें इस बात का जानना बहुत जरूरी है कि शेयर ओरिजिनली इशू या ऑलरेडी इशू एट पार है या एट प्रीमियम। यानी इसकी दो कंडीशंस होती हैं कि ऑलरेडी इशूड हो सकता है वो एट पार हुआ हो या एट प्रीमियम हुआ हो। उसके बाद फॉरफिटेड शेयर्स को हम रीइशू कर देते हैं उसी कंडीशन में, एट पार, एट डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम। शेयर फ्रेश इशू तो एट पार और एट प्रीमियम होता है। शेयर फर्स्ट टाइम यानी फ्रेश इशू, ओरिजिनली इशू एट पार और प्रीमियम होता है। लेकिन रीइशू एट पार, डिस्काउंट और प्रीमियम तीनों टाइप से होता है। तो दूसरी कंडीशंस क्या है? दूसरी कंडीशन है शेयर फॉरफिचर इफ ऑलरेडी इशूड at premium and reissued वही बात at par, at discount and at दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है कि शेयर क्वेश्चंस को करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि शेयर हमारा एट पार इशू हुआ है या ऑलरेडी इशूड जानना बहुत जरूरी है कि वो एट प्रीमियम इशू हुआ है या एट पार इशू हुआ है। क्योंकि दोनों ही कंडीशंस में फॉरफिटेड का ट्रीटमेंट वर्क या इसका जो भी रिकॉर्डिंग वर्क है वो चेंज हो जाता है। इसलिए इस टॉपिक में दो कंडीशंस हैं। फॉरफिचर करने से पहले हमें इस बात का जानना जरूरी है कि फॉरफिचर करने से पहले हमारा शेयर जो फ्रेश इशू हुआ है, ओरिजिनली इशू हुआ है या ऑलरेडी इशूड हुआ है, वो एट पार इशू हुआ है या एट प्रीमियम हुआ है। तो सबसे हम फर्स्ट कंडीशन में चलेंगे ये मानकर कि हम शेयर फॉरफिचर्स का वर्क कर रहे हैं इफ ऑलरेडी इशू एट पार हुआ है। तो इस कंडीशन को हटा देते हैं। यानी पहले फर्स्ट कंडीशंस को लेकर चलेंगे। दो कंडीशंस हैं शेयर फॉरफिचर इफ ऑलरेडी इशूड एट पार। हमने ये माना कि शेयर फॉरफिटेड से पहले यानी ऑलरेडी इशूड या फ्रेश इशू एट पार हुआ है। और आपको बता दें जो शेयर फॉरफिटेड हो जाते हैं उन्हें फिर से यानी रीइशूड कर दिया जाता है। तो फॉरफिटेड शेयर्स रीइशूड भी हो जाते हैं यानी फिर से उनको इशू कर दिया जाता है एट पार, डिस्काउंट या प्रीमियम। अब फॉरफिटेड से लेके आपको बता दें तीन जनरल एंट्रीज होती हैं। फर्स्ट फॉरफिट करने के लिए, दूसरी उसे रीइशूड करने के लिए, और उसका जो डिपॉजिट अमाउंट होता है जिसे हम फॉरफिटेड अमाउंट के नाम से जानते हैं, आफ्टर रीइशूड उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। और फॉरफिचर्स के बारे में आपको जानकारी दें। फॉरफिटेड शेयर वन शेयर होल्डर्स का हो सकता है, टू शेयर होल्डर्स का हो सकता है, यानी मोर देन वन शेयर होल्डर्स का भी हो जाता है, वन शेयर होल्डर्स का भी होता है। यानी फॉरफिचर्स एक शेयर होल्डर्स का भी होता है, एक से अधिक का भी हो जाता है। मोस्टली फॉरफिचर्स को वर्क हम
आफ्टर फाइनल कॉल करते हैं, ये मिडिल पीरियड में भी हो जाता है और फाइनल कॉल के बाद भी हो जाता है, जैसा क्वेश्चंस में लिखा हो। यानी जो शेयर्स को हम फॉरफिट करते हैं, फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल भी होता है, मिडिल पीरियड में भी हो जाता है, एक होल्डर का भी होता है, एक से अधिक होल्डर का भी हो जाता है फॉरफीचर्स। आपके क्वेश्चंस में एक बार भी किया जा सकता है, माना कि दो शेयर होल्डर्स हैं, दोनों ही अनपेड करते हैं, एक का हम मिडिल पीरियड में कर देते हैं क्वेश्चंस की आस्किंग के अकॉर्डिंग, या आफ्टर फाइनल कॉल भी कर देते हैं। तो फॉरफीचर्स का वर्क करने के लिए इससे पहले जो हमारा वर्क होता था इशू ऑफ शेयर्स का, वो तो आपको कंप्लीटली सारा करना होगा। हम केवल फॉरफीचर्स की एंट्री बता रहे हैं। जनरल एंट्रीज, फर्स्ट फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर, क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू अनपेड कॉल्स। अनपेड कॉल्स में आपका शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट, यानी ये है हमारी अनपेड कॉल्स। तो हमारी फॉरफिटेड के लिए एंट्री, यानी शेयर फॉरफीचर्स करने के लिए जो एंट्री की जाएगी, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू अनपेड कॉल्स। अनपेड कॉल्स मीन्स जिस कॉल्स पर हमारा अनपेड मीन्स कॉल्स एंड एरियर्स हुआ है। अनपेड कॉल्स मीन्स तो हम चाहें तो अकेला अनपेड कॉल्स लिख सकते हैं, और हमें ये मालूम है कि कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट या कॉल्स उसने अनपेड की है। हम अनपेड कॉल्स ना लिखकर उसका नाम लिख सकते हैं कि जो इंस्टॉलमेंट हमारी अनपेड हुई है, जैसे अलॉटमेंट या फर्स्ट एंड फाइनल। अनपेड कॉल्स के लिए जो भी इंस्टॉलमेंट के नाम से अनपेड होती है, यानी अनपेड कॉल्स में शेयर अलॉटमेंट भी आ सकता है, शेयर फर्स्ट कॉल भी हो सकती है, शेयर फाइनल कॉल भी हो सकती है। एप्लीकेशंस मनी तो कभी अनपेड होती नहीं है, यानी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल तीनों ही अनपेड हो सकती हैं, कोई एक या दो भी अनपेड हो सकती है, जैसा क्वेश्चंस में पास किया। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू अनपेड कॉल्स, जिसे हम कॉल्स एंड एरियर्स के नाम से भी जान सकते हैं, यानी हम सिंगल अनपेड कॉल्स या कॉल्स एंड एरियर्स भी लिख सकते हैं। अगर हम अनपेड कॉल्स या कॉल्स एंड एरियर्स ना लिखें तो जो इंस्टॉलमेंट
या जो भी हमारी कॉल्स अनपेड हुई है उसका नाम लिख सकते हैं। तो अनपेड कॉल्स एप्लीकेशंस को छोड़कर बची हुई अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, तीनों अनपेड हो सकती हैं। कोई 2 अनपेड हो सकती है, कोई 1 भी अनपेड हो सकती है। ओके, अब हम अमाउंट कैसे फिल करते हैं? इसमें आता है एक्चुअल कॉल्ड अप। इसमें जो अमाउंट आता है कैपिटल में, जो एक्चुअल कॉल्ड अप हो चुका है वो आ जाता है। फॉर फीचर्स में आता है रिसीव्ड अमाउंट, यानी कैपिटल में क्या आएगा? जो कंपनी द्वारा ड्यू किया जा चुका है, जो कॉल्ड अप किया जा चुका है, वो अमाउंट आ जाता है कैपिटल में। और फॉरफिटेड में जो होल्डर्स का डिपॉजिट मनी है, यानी रिसीव्ड अमाउंट बाय कंपनी, जो कंपनी रिसीव कर चुकी है उस होल्डर से, वो अमाउंट आ जाता है। और अनपेड में जो हमको मिला नहीं है, आप टोटल करके जो टोटल अमाउंट नहीं मिला है अनपेड कॉल्स या कॉल्स एंड एरियर्स में लिख सकते हैं। या डिटेल के रूप में जिस इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट नहीं हमें रिसीव हुआ है, जो अनपेड है, अलॉटमेंट में जो रिसीव नहीं हुआ हम अलॉटमेंट में लिख सकते हैं। फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल का जो रिसीव नहीं हुआ वो हम अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल में लिख सकते हैं। क्या इन दोनों के लिए यहां जाए इस तरीके से आप अमाउंट लिख सकते हैं। ये हमने सिर्फ जो ब्रैकेट में लिखा है वो अमाउंट फिल करने का तरीका लिखा है। यानी शेयर कैपिटल में एक्चुअल कॉल्ड अप अमाउंट। और गलती आपकी कहीं नहीं होगी, अमाउंट फिल करने में आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो इसमें आएगा एक्चुअल कॉल्ड अप अमाउंट, फॉरफिटेड में आएगा जो कंपनी रिसीव कर चुकी है वो अमाउंट, और अनपेड कॉल्स या अनपेड इंस्टॉलमेंट लिख दिए तो उसमें जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ है वो अमाउंट आ जाता है। ओके, इस तरीके से मैंने फॉरफीचर्स की एंट्री को आपको रिकॉर्ड कराई। आगे नंबर सेकेंड एंट्री होगी। ये मैं नंबर फॉरफिटेड के डाल रहे हैं क्योंकि फॉरफिटेड शेयर्स के लिए जनरल में 3 एंट्रीज की जाती हैं। एक तो हमने फॉरफीचर्स की कर दी, और मैं बता दें, मैंने जैसे बोला शेयर फॉरफीचर्स एक होल्डर का भी होता है, 2 होल्डर का भी होता है। शेयर तो फॉरफिटेड हम आफ्टर फाइनल कॉल भी कर सकते हैं, मिडिल पीरियड में भी कर सकते हैं। यानी फॉरफीचर्स आफ्टर फाइनल कॉल भी हो जाता है, मिडिल पीरियड में भी हो जाता है, 1 शेयर होल्डर का भी हो जाता है, इससे ज्यादा शेयर्स का होल्डर्स का भी फॉरफिट हो जाता है। तो फॉरफिटेड के बाद हम सेकेंड एंट्री करते हैं फॉर इशू। रीशूट से अब रीशूट भी हमारे एक्ट पर या एक्ट प्रीमियम
या एट डिस्काउंट किसी भी टाइप से हो सकता है। तो हम नेक्स्ट एंट्री कर रहे हैं फॉर रीशूट शेयर, यानी हमने जो फॉरफिटेड शेयर्स थे उनको रीशूट कर दिया। इसके लिए एंट्री होगी, हमने पहले माना कि हम एट पार इशू कर रहे हैं। सेकेंड कंडीशंस में हो सकता है एट पार इशू हो, एट प्रीमियम इशू हो या एट डिस्काउंट इशू हो। तो यहां पर एट पार के लिए हम एंट्रीज करेंगे बैंक अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसके बाद हम थर्ड एंट्री करते हैं आफ्टर इशू। ध्यान रहे ये एंट्री तभी होगी जब रीशूट हो चुका होगा, इसलिए लिख रहे हैं आफ्टर इशू। Amount after issue, amount of forfeited share, transferred to capital reserve account। यानी फर्स्ट हमने फॉरफीचर्स की एंट्री की, सेकंड हमने रीशूट की एंट्री की, और आफ्टर रीशूट ये हमने अंडरलाइन इसलिए की है, अगर रीशूट नहीं होगा तो थर्ड एंट्री भी नहीं होगी। सेकंड एंट्री अगर रीशूट होती है तो आफ्टर रीशूट होगा। अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स ट्रांसफर्ड, ये लिखा है मैंने ट्रांसफर्ड टू रिजर्व अकाउंट। इसके लिए एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्रीज होगी इसके लिए। फॉरफिटेड अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व। इस तरीके से फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के लिए, केवल फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के लिए हम जनरल में तीन एंट्री करते हैं। एक फर्स्ट जो हमने आपको कराई फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के लिए, सेकेंड फॉर रीशूट शेयर, जो शेयर रीशूट हो चुके हैं उनके लिए, और इसकी कंडीशंस ली एट पार, और लास्टली हमने आफ्टर रीशूट अमाउंट ऑफ फॉरफीचर शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आज का वर्क यहीं पर समाप्त करेंगे। ओके बाय।